ओके सर, ओके, ओके। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। मेरा नाम जिग्नेश है, मैं फाउंडर एंड सीईओ जिग्स रिन्यूएबल एनर्जी से हूँ। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो फ्यूचर एंड करियर अपॉर्चुनिटीज इन सोलर सेक्टर से, राइट? तो बेसिकली जो आप आज आप सीखने वाले हो कि आप सोलर सेक्टर में कैसे करियर बना सकते हो और उसके अंदर क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है इस सेक्टर में। तो आउटलाइन में आपको इस वेबिनार की बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको सोलर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। उसके बाद जो भी सोलर के मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, एंड देन अपॉर्चुनिटीज इन द सोलर, एंड आपको उसके अंदर सोलर के अंदर करियर कैसे बनाना है वो, और जो इनोवेशन अभी क्या चल रहा है सोलर के अंदर वो, एंड आफ्टर देन आपका जो क्वेश्चन आंसर राउंड राउंड रहेगा वो रहेगा। आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप चैट बोर्ड पे रख सकते हो। एट द एंड ऑफ द मीटिंग वी विल टेक इट। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी बेसिकली क्या है, जो हम सभी ने पढ़ा है कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में, या फिर कहीं ना कहीं जो अपने 10th में या फिर 8th में, कि सोलर में क्या है कि पी एन जंक्शन होता है जहाँ पे एक सनलाइट उसके ऊपर आती है, तो वहाँ पे फोटोन और इलेक्ट्रॉन का वहन होता है, और वहाँ से जैसे ही सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वो जनरेट होती हुई इलेक्ट्रिसिटी हमें आपको अपने जो एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं जो सोलर के अंदर, तो सबसे पहले होते हैं सोलर पैनल्स, उसके बाद होता है स्ट्रक्चर्स, उसके बाद होता है इन्वर्टर्स, बीओएस जिसको हम बैलेंस ऑफ सिस्टम बोलते हैं, और उसके बाद होता है चार्ज कंट्रोलर एंड बैटरीज। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। सबसे पहले सोलर पैनल से, इन्वर्टर से, स्विच बोर्ड से, एंड जो इन्वर्टर्स होता है, बैटरी होता है, और ग्रिड होता है, और एट द एंड हमारा एप्लीकेशन जहाँ पे हमको घर पे यूज करना है या इंडस्ट्री पे यूज करना है या फिर कॉमर्शियल से, राइट? तो सबसे पहले हम पहला कंपोनेंट लेते हैं जो काफी मेन कंपोनेंट है, जिसके के ऊपर ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, वो है सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल्स हमने कहीं ना कहीं काफी सारी जगहों पे देखा होगा, इधर इट इज इन द रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। तो सबसे पहले जो यूज होती है सोलर पैनल, जो आज से 20 30 या 40 साल से पहले से होती है, वो थे स्पेस में। जो हमारा रॉकेट हम स्पेस में भेजते थे, वहां पे सबसे पहला यूज होता था इसका। और ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसका एफिशिएंसी और इसका जो आउटपुट है वो कंटिन्यूअसली 25 ईयर्स के तक ये देते हैं, राइट? तो बेसिकली इसमें तीन टाइप्स के होते हैं सोलर पैनल्स, पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म। जो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी होती है, जो सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो थिन फिल्म्स थी, उसकी जो एफिशिएंसी और आउटपुट थे वो कम थे। उसके बाद आया पॉलीसिलिकॉन, मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल। उसकी जो एफिशिएंसी है वो थिन फिल्म से और ज्यादा है, मतलब ये सेकंड टेक्नोलॉजी है, या आप ऐसे बोल सकते हो सेकंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो मोनोसिलिकॉन है, मतलब मोनोक्रिस्टलाइन। उसके अंदर क्या है कि सिर्फ एक ही सेल के अंदर एक ही सेल से पूरा का पूरा पैनल बनता है। पॉलीक्रिस्टलाइन में काफी सारे सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स। उसके सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करके हम उसको पैनल बनाते हैं, राइट? तो पॉली, मोनो और थिन फिल्म, ये तीन टेक्नोलॉजी है। और अभी तो और भी आगे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, और जैसे जैसे ये मार्केट एक्सपांड होता जाएगा वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रही है। तो विद इन शॉर्ट टाइम में इससे भी काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है कि उसका जो फाउंडेशन है, मतलब जो जिस पे ये सोलर पैनल और पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ है, वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जीआई का होता है, और वो एकदम रोबस्ट होना चाहिए। और क्या होता है कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, सीजनल स्ट्रक्चर होता है, डबल पोस्ट स्ट्रक्चर होता है। सीजनल टिल्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम सीजन के हिसाब से उसको मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मानसून सीजन हो गया तो उसमें सन की डायरेक्शन एक तरफ थोड़ी सी होती है, और मानसून में या फिर विंटर में या फिर समर में सन की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो सीजन के हिसाब से हम उसको टिल्ट कर सकते हैं। डबल पोल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सोलर पैनल होती है उसमें दो पोल होते हैं, और दो पोल के ऊपर यह स्ट्रक्चर पूरा पूरा टिका होता है। और ये रूफटॉप स्ट्रक्चर है, वो पूरा पूरा रूफ के अंदर, रूफ के ऊपर लगाया जाता है। वो एकदम, मतलब जो रूफ होता है चाहे वो इंडस्ट्री का हो या फिर रेसिडेंशियल का हो, वो कहीं पे भी हम लगा सकते हैं वो स्ट्रक्चर। एंड सिजल टिल्ट स्ट्रक्चर, वो बेसिकली जो ऊपर दिखाया गया है सेम वैसा ही है। सिंगल पोल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिर्फ एक ही पोल के ऊपर, सिंगल पोल के ऊपर पूरा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है।
एंड सिंगल पोल टिल्ट स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या होता है कि टिल्टिंग होता है, मतलब जो भी मैंने बोला कि सीजन टिल्ट होता है वैसे सिंगल पोल पे होता है वो। और उसके बाद आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है, बेसिकली हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, जैसे कि डीसी आउटपुट जो निकलता है सोलर पैनल में से, उसको एसी में कन्वर्ट करता है। जो हमारा एंड यूजर होते हैं इंडिया में, जो भी पावर होता है वो एसी में कंजप्शन होता है। तो बेसिकली ये डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर में काफी सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड स्ट्रिंग इन्वर्टर जो हम अभी रेसिडेंशियल या फिर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल में जो यूज करते हैं वो। उसके बाद आता है माइक्रो इन्वर्टर। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है माइक्रो इन्वर्टर। वो क्या होता है कि एक ही पैनल के अंदर इनबिल्ट हुआ लगा हुआ होता है, मतलब एक पैनल होती है चाहे वो 200 या वोट की हो या 300 वोट के अंदर, उसी के अंदर इनबिल्ट ये इन्वर्टर लगा हुआ होता है कि आपको नए नए इन्वर्टर, मतलब एक सिंगल इन्वर्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। आप एक ही पैनल से आप आउटपुट ले सकते हो, ऐसी आउटपुट। और उसके बाद आता है सेंट्रल इन्वर्टर। जो भी सोलर पार्क्स होते हैं या मेगावाट स्केल्स के सोलर पैनल्स होते हैं, जो पावर प्लांट्स होते हैं, उसके बेसिकली ये यूज होते हैं सेंट्रल इन्वर्टर्स। उसमें क्या होता है कि मानो कि आपका 500 किलोवाट का पावर प्लांट है या 1 मेगावाट का पावर प्लांट है, तो सिर्फ एक ही इन्वर्टर से वो पूरा का पूरा प्लांट हम कंट्रोल कर सकते हैं, एज वेल एज उसका आउटपुट भी सिंगल इन्वर्टर से हम ले सकते हैं। और उसके बाद है ऑन ग्रिड इन्वर्टर। तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर बेसिकली क्या है, जो हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसके साथ वो टाई अप हो जाता है। उसके साथ वो जो भी पावर का आउटपुट निकलता है उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मानो कि हमारा आउटपुट है वो एक्सेस है, बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसका हम जितना हमारा कंजप्शन है उससे ज़्यादा होता है, तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक द अदर चांस कि मानो कि हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे कंजप्शन से कम है, तो हम वो इलेक्ट्रिसिटी से ले सकते हैं। जो बेसिकली अभी रेसिडेंशियल रूफटॉप में और इंडस्ट्रियल रूफटॉप में गुजरात में और ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, वो बेसिकली ऑन ग्रिड इन्वर्टर चल रहा है। और उसमें भी स्पेसिफिक मैं आपको टाइप बताऊँ तो स्ट्रिंग इन्वर्टर चल रहा है। और उसके बाद आता है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे जो रिमोट एरियाज है, जैसे कि मैं आपको छोटे छोटे विलेजेस में जो होते हैं, जैसे कि छोटी सी सोलर होम लाइटिंग सिस्टम हो गई, जैसे कि एक पैनल होती है, दो बल्ब होती है और छोटा सा फैन होता है, वहाँ पे ये बैटरी वाले इन्वर्टर ज़्यादा चलते हैं, जो सोलर से आउटपुट लेके बैटरी में पावर स्टोर करके वो रात को जो भी उसका एंड यूजर होता है वो यूज करता है। बेसिकली रिमोट एरिया में ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स ज्यादा चलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कट ऑफ चांसेस ज्यादा रहती है, वहाँ पे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स का यूज होता है। हाइब्रिड इन्वर्टर में क्या होता है, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्सअप होता है। मतलब आपको ग्रिड के साथ टाई अप भी करना है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ, और बैकअप भी चाहिए, तो ये इन केस में हाइब्रिड इन्वर्टर यूज होता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपको पावर भी बैकअप मिल जाता है, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ टाई अप करना होता है तो वो भी हो जाता है। उसके बाद आता है बैलेंस ऑफ सिस्टम। जो सोलर का पूरा बैलेंस ऑफ सिस्टम होता है, जैसे कि सोलर पैनल, स्ट्रक्चर और इन्वर्टर, ये तो मेन कंपोनेंट हो गए। लेकिन जो ये सभी कंपोनेंट को जोड़ते हैं, जो इसको कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ सिस्टम। जैसे कि केबल्स हो गए, या फिर केबल डीसीडी भी हो गया, एसडी भी हो गया, जो एमसीबी होती है, ईएलसी भी होते हैं। ये इसको इस सभी के सिस्टम को हम बैलेंस ऑफ सिस्टम करते हैं, जो पूरी की पूरी सिस्टम को बैलेंस करते हैं। ये होता है चार्ज कंट्रोल। चार्ज कंट्रोलर बेसिकली उसका वर्क क्या है कि जो भी आउटपुट सोलर पैनल से निकल रहा है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं रहता है। वो कभी जैसे जो सनलाइट ज्यादा होगी तो उसका जो आउटपुट होगा वो ज्यादा होगा, और सनलाइट कम होगी तो सोलर पैनल का आउटपुट कम होगा। तो ये चार्ज कंट्रोलर उसको मॉनिटर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। बेसिकली दो टाइप के चार्ज कंट्रोलर होते हैं, पीडब्ल्यूएम और एमपीपीटी। पीडब्ल्यूएम मतलब ट्रेडिशनल जो पुरानी टेक्नोलॉजी वो है, और एमपीपीटी नई टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर जो हमारा कांस्टेंट आउटपुट है वो हमें मॉडिफाइड मिलता है, मतलब एकदम कांस्टेंट आउटपुट मिलता है। और ये नई टेक्नोलॉजी के चार्ज कंट्रोलर है। बेसिकली अभी मार्केट में एमपीपीटी टाइप के चार्ज कंट्रोलर ये ज्यादा चलते हैं। सोलर बैटरी बेसिकली हम जब भी ऑफ ग्रिड सोलर पैनल की बात करते हैं या फिर रिमोट एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बैटरी का पार्ट आता ही आता है। और बैटरी की मैं आपको मेन बात बताऊं तो आप सभी जैसे जानते हो कि बैटरी का मेन वर्क होता है कि पावर जो होता है, पावर जनरेट करता है सोलर पैनल, उसको स्टोरेज करने का काम करता है, राइट। तो बैटरी में बेसिकली वो काफ़ी सारे टाइप्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मेन टाइप्स है
जैसे कि लीड एसिड बैटरी हो गई, जो हम काफ़ी सालों से ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो व्हीकल्स में हो, चाहे वो कहीं पे भी रिमोट एरिया में वर्क के लिए हो। लीड एसिड काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और अभी तक चल रही है मार्केट में। लिथियम आयन है वो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और अभी अभी धीरे धीरे करके वो मार्केट में आ रही है। और बेसिकली इसमें जो लिथियम आयन का टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है वो ये है कि उसका जो लाइफ लॉन्ग है वो ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा है, प्लस उसका जो हमें जो मिलता है आउटपुट वो भी इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अभी धीरे धीरे करके लिथियम आयन टेक्नोलॉजी मार्केट में काफ़ी सारा मार्केट कवर कर रही है। निकल कैडमियम और निकल आयरन ये भी एक टेक्नोलॉजी के टाइप्स होते हैं, वो स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ होती है। जनरली मार्केट में लीड एसिड और अभी जो मार्केट में नई आई है वो लिथियम आयन ही यूज़ होती है। टाइप्स ऑफ सोलर सिस्टम, तो बेसिकली टाइप्स क्या क्या होता है सोलर में। सोलर सिस्टम में मेनली 4 टाइप के होते हैं: ग्रिड कनेक्टेड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एंड पीवी बेस्ड। जैसे कि मैंने आपको इन्वर्टर के टाइप्स होते हैं बताए थे, वैसे ही ये होते हैं। ग्रिड कनेक्टेड में क्या होता है कि जो लार्ज स्केल के हैं, मानो कि किसी ने 1 मेगावाट को किसी को 1 मेगावाट का प्लांट ना डालना हो या 500 किलोवाट का प्लांट डालना हो, विदाउट बैटरी ये सारा का सारा प्लांट चल सकता है। जो अभी गुजरात में और इंडिया में जो सब्सिडी बेस्ड सोलर पावर प्लांट चल रहे हैं, ये ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट ही होते हैं। और इसमें क्या होता है, स्मार्ट ग्रिड कॉन्सेप्ट होता है, उसमें डायरेक्ट ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाता है पूरा का पूरा हमारा पावर प्लांट। और हम जो अपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसके साथ हम जो यूनिट जनरेट होते हैं वो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक काफ़ी प्रूवन टेक्नोलॉजी है और सबसे ज़्यादा इंडिया में एडॉप्ट होने वाली ग्रिड टाइड टेक्नोलॉजी है, राइट। ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम जैसे कि मैंने बताया पूरी की पूरी बैटरी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसकी क्या है, प्राइस भी ज़्यादा होती है और जो उसका मेंटेनेंस हो वो भी ज़्यादा होती है। बेसिकली जो सोलर में अभी ग्रिड टाइड इन्वर्टर है उसमें मेंटेनेंस बहुत कम रहता है, लेकिन जो ऑफ ग्रिड होती है उसमें बैटरी होने की वजह से उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। और इसमें हम जो रिमोट एरिया है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है जहाँ पे पंप हो गया या फिर दूसरी कोई एप्लीकेशन हो गई, वहाँ पे बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है। थर्ड टाइप आता है हाइब्रिड सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो विंड है या सोलर है या फिर पीवी डीजल है या फिर पीवी बैटरी टाइप है और ग्रिड कनेक्टेड है, वो सारा का सारा हम जो जो भी दो सिस्टम हम कनेक्ट करते हैं एक ही साथ है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विंड और सोलर का भी हाइब्रिड हो सकता है, एज वेल एज पीवी और डीजल का भी हाइब्रिड हो सकता है। और सोलर पैनल एज वेल एज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड बैटरी भी हाइब्रिड हो सकता है। और जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट सिस्टम होती है वो है यूटिलिटी बेस्ड। जैसे कि हमने छोटी छोटी सिस्टम देखी होती है सोलर के बेस, कि सोलर लैंप हो गया, सोलर मोबाइल चार्जर हो गया, या फिर काफ़ी सारे अभी नए नए छोटे छोटे इक्विपमेंट आ रहे हैं जो सोलर के बेस है और वो काफ़ी सारे मार्केट में अभी अडोप्ट भी हो रही है। तो वर्किंग डायग्राम बेसिकली ये सोलर कैसे वर्क करता है, राइट। तो सोलर में मैं आपको जैसे ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे कि जो पैनल्स होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो एक रेसिडेंशियल होता है उसके ऊपर पैनल लगाई हुई है, राइट। जो जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो पैनल वो क्या करता है, डीसी पावर जनरेट करता है। और डीसी पावर जो डीसी में से डीसी पावर वो केबल थ्रू इन्वर्टर को देता है, राइट। तो जैसे ही इन्वर्टर क्या है, मेन वर्क क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये डीसी इन्वर्टर है वो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। और ये एसी पावर जाता है सीधे जो नेट मीटर होता है हमारा, जो सोलर मीटर हम जिसको बोलते हैं बेसिकली, उसमें जाता है और उसका जो पावर जनरेशन होता है वो काउंट करता है कि कितना पावर जनरेशन हुआ, कितना बैकअप सॉरी कितना हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लिया और कितना हम अपने रेसिडेंशियल या अपने हाउस में यूज़ कर रहे हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड नेट मीटर में रहता है। तो बेसिकली यही उसका वर्किंग डायग्राम है। सबसे पहले सोलर पैनल में पावर जनरेट होता है, उसके बाद इन्वर्टर में जा जाता है और उसके बाद हमारे एंड यूज में जाता है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, इंडस्ट्रियल हो या फिर कॉमर्शियल हो। तो ये है मेन टॉपिक हमारा आज का, अपॉर्चुनिटीज इन सोलर सेक्टर। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हमारे इंडिया में लास्ट 6 ईयर्स है, जैसे जब से 2014 से हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से सोलर सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रही है। वो क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि सोलर में पोल्यूशन नहीं होता, एज वेल एज ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। हम 30-40 साल से हम स्पेस में इसको यूज़ कर रहे हैं, एज वेल एज इसमें काफ़ी सारा ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ये यूज़ हो रहा है। तो इसकी वजह से इसमें गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा फोकस कर रही है
और काफी सारे बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स भी अभी इंडिया में लग रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली 700 मेगावाट्स का प्लांट्स मध्य प्रदेश रेवा में मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। वो भी बेसिकली सोलर के ऊपर पूरा पूरा प्लांट है। तो जो इंडिया का मार्केट है वो सोलर का काफ़ी डेवलपिंग मार्केट है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है और इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रहा है, और जो अपकमिंग ईयर्स है उसमें काफ़ी सारा बड़ा टारगेट भी है। तो इन द सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि साइंटिफिक रिसर्च, जैसे कि सोलर सेल के ऊपर रिसर्च हो गया कि एक सेल्स होता है, उसका जो आउटपुट होता है वो कैसे हम इंक्रीज करें, या फिर क्या नई टेक्नोलॉजी सेल्स के अंदर लाए कि उसका जो एरिया होता है वो कम यूज करें और आउटपुट है वो ज्यादा दे। और लिथियम आयन टेक्नोलॉजी, बैटरी भी, ये भी बैटरी का भी एक बहुत सेंसिबल पार्ट है। और फ्यूचर में क्या है कि हाइब्रिड आने वाला है, एज वेल एज ऑफ ग्रिड भी आने वाला है, क्योंकि जो फ्यूचर है सोलर में वो ग्रिड कनेक्टेड अभी है, लेकिन जो फ्यूचर में आएगा वो स्टैंड अलोन आएगा, एज वेल एज ऑफ ग्रिड भी आएगा कि जितना पावर हम हमें चाहिए उतना ही हम खुद ही बना ले, हमें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं आत्मनिर्भर इन द इलेक्ट्रिसिटी। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद ही जनरेट करें और खुद ही यूज करें। तो बेसिकली उसमें जो मेन पार्ट आएगा वो लिथियम आयन बैटरी आएगी। तो अभी काफी सारा लिथियम आयन बैटरी में भी चल रहा है और काफी सारी नई नई टेक्नोलॉजी बैटरी में भी आ रही है, जैसे कि हाइड्रोजन बैटरी आ गई या फिर दूसरी भी नई आ रही है। तो उसमें रिसर्च की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, सोलर पैनल एज वेल एज सेल्स एंड बैटरी। और दूसरा जो मेन थिंग्स है वो सोलर पावर इंजीनियरिंग, जो इंस्टॉलेशन सर्विस इंजीनियर होता है, उसके अंदर भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी जो सोलर का मार्केट है वो अभी तक 35 गीगावाट तक ही पहुंच चुका है। तो उसमें भी अभी काफी सारे जॉब्स क्रिएट हुए विद इन 6 ईयर में। जो लास्ट 6 ईयर्स है उसमें अंदर काफी सारे जॉब्स क्रिएट किए हैं गवर्नमेंट में एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर ने। तो इसके अंदर इंस्टॉलेशन सर्विस इंजीनियर का मेन पार्ट क्या होता है कि जो प्लांट्स है उसके अंदर जो इंस्टॉलेशन चल रहा है उसका जो प्रोजेक्ट हैंडलिंग है वो उसका मेन देखने को होता है। एंड थर्ड पार्ट हमें इसमें आता है तो मैन्युफैक्चरिंग, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे आपने काफ़ी भी देखा होगा, यहाँ आप पारुल यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे कि यहाँ पे वाघोडिया में ग्रीन बिलियंस करके एक कंपनी है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है। आपने शायद वहाँ पे विजिट भी किया होगा। तो उस सेटअप में क्या होता है, काफ़ी सारी जॉब के चांसेस है कि आपको एज एन प्रोडक्शन इंजीनियर एज वेल एज जो ओवरऑल प्लांट का इंजीनियर होता है वो भी आपको वहाँ पे जॉब करने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी सारा है। और इन फ्यूचर जैसे कि अब ये चाइना के ऊपर बैन लगा हुआ है, तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट भी ऐसा इनिशिएटिव ले रही है कि जो भी सोलर सेल्स है, सोलर पैनल्स है, वो इंडिया में ही बने। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े आने वाले हैं, जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट है उनसे भी बड़े आने वाले हैं। अभी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो अदानी है, वारी है, या फिर विक्रम सोलर है। ये सोलर इन सभी के साथ पास अभी बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की। लेकिन अभी विद इन 5 ईयर्स में आपको इनसे भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप आप आने वाली है। तो आपके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई आपका इंटरेस्टेड है तो उसमें बहुत बड़ा स्कोप है, और विद इन फ्यू ईयर्स में आप उसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट देखोगे। सोलर पावर प्लांट डेवलपमेंट, जो बेसिकली बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेवा में अभी इनोग्रेशन किया था वो प्लांट्स, और गुजरात में भी चारण का के पास है 750 मेगावाट्स का पावर प्लांट्स। ये सारे सारे 16 मेगावाट स्केल से प्लांट्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बेसिकली उसमें काफ़ी सारे हायरार्की लेवल के मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि मैं आपको बोला हूँ इंस्टॉलेशन इंजीनियर, या फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर, या फिर सर्विस इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे ऐसी वैकेंसी रहती है। जो आपको अगर इंटरेस्ट हो, आप उसमें थोड़ा बहुत रिसर्च करो, तो आपको जॉब के चांसेस बहुत हाई रहते हैं उसमें। सोलर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन, जो उसमें ये बेसिकली सिविल इंजीनियर के लिए पोस्ट है। तो उसमें क्या होगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है पावर प्लांट्स का, उसके अंदर आप देख पाओगे कि काफ़ी सारा सिविल इंजीनियर का वर्क होता है। जैसे कि जो पावर प्लांट जो लैंड होती है पावर प्लांट्स की, वो एकदम क्लियर नहीं होती है। तो मतलब जो लैंड के रिगार्डिंग होता है, या फिर जो स्ट्रक्चर होता है वो खड़ा करने के लिए जो सिविल इंजीनियरिंग का वर्क रहता है, उसमें सिविल इंजीनियर की काफ़ी सारा स्कोप है।
ये दूसरा पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2014 से गवर्नमेंट इसको काफ़ी फोकस कर रही है सोलर पावर प्लांट्स को, और काफ़ी प्रमोट भी कर रही है। तो जो इंडिया का टारगेट है 2022 2020 के 22 के लिए, सॉरी मैंने यहाँ 2020 लग दिया है, लेकिन 2022 के लिए जो टारगेट है वो 100 गीगावाट है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम अभी तक जो अचीव कर पाए हम, वो 35 गीगावाट ही है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। मतलब अभी तक विद इन 2 ईयर्स में हमको 65 अचीव करना है, और अभी तक हमने सिर्फ जो लास्ट 10 ईयर में या फिर 12 ईयर्स है उसमें सिर्फ 35 गीगावाट अचीव किया है। तो विद इन 2 ईयर्स में 65 ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट काफ़ी सारा इनिशिएटिव ले रही है और प्रमोट भी कर रही है, तो ताकि ये 100 गीगावाट का जो हमारा टारगेट है वो 16 से अचीव कर पाए। और जो नेक्स्ट बड़ा टारगेट है, जो मोदी जी यूएन में गए थे अमेरिका में, वहाँ पे उसने ये अनाउंस किया था 450 गीगावाट का विद इन 10 ईयर्स में 2013 तक। तो ये 450 गीगावाट ये बहुत बड़ा टारगेट है। उसमें चाहे हम ऑल लाख्स ऑफ इंजीनियर आ जाए या फिर बहुत बड़ा इंजीनियर का मैन पावर आ जाए, फिर भी ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे हम। इतना बड़ा टारगेट है। मतलब आप सोच सकते हो कि ये एकदम, अगर आप ये करियर पाथ चूज करोगे तो आपके लिए ये पूरा क्लियर रहेगा, अगर आपके पास टेक्निकली साउंड हो आप, एंड आपको जो इसका कॉन्सेप्ट ये पूरा पूरा समझ आ रहा है, तो आपके लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर। और बहुत सारे इनोवेशन भी चल रहे हैं सोलर के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ बड़ौदा में जो केनाल टॉप सोलर पावर प्लांट है, वो भी इनोवेशन का एक पार्ट है। एज वेल बहुत सारे इनोवेशन भी इसमें चल रहे हैं, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 450 प्लस गीगावाट का जो टारगेट है वो विद इन 10 ईयर्स है। मतलब अभी 10 ईयर्स के अंदर इसका इतना बड़ा टारगेट है, तो सोचो विद इन 40 या 50 वर्ष के अंदर जो रोड मैप है हमारा सोलर के लिए, वो बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब इसके अंदर जो भी एक बार इन्वॉल्व हो गया ना, उसका कभी भी जॉब जाने का, जैसे कि अभी हम लॉकडाउन में देख रहे हैं कि काफी सारे लोगों के जो जॉब है वो चली गई है, राइट। तो एक बार जो इस सेक्टर के अंदर आ गया, उसका जॉब जाने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कंटिन्यूस ये सेक्टर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कंटिन्यूस ये डेवलपिंग हो रहा है। और हर दिन नए नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं, एज वेल चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या फिर इंडस्ट्रियल हो। तो बेसिकली ये तो हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी बड़ी है, एंड जो हमारा गवर्नमेंट का टारगेट है वो भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन हम इसमें कैसे हम इसको अंदर करियर बना पाए, इसी के लिए मैंने ये बनाया है कि आपका जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होता है, तो उसके अंदर एक प्रोजेक्ट होता है, चाहे वो फाइनल ईयर का हो या प्री फाइनल ईयर का हो। तो वो आप ट्राई करो कि वो एटलीस्ट सोलर के बेस हो। जैसे कि काफ़ी सारे सोलर बेस्ड अभी स्टार्टअप चल रहा है, जैसे कि स्ट्रक्चर के ऊपर का कोई आप इनोवेशन करो, या फिर जैसे कि मेरा इंजीनियरिंग बेस था, 2017 में मैंने पास आउट किया था, तो मैंने सोलर ड्रोन करके एक प्रोजेक्ट बनाया था जो मेरा फाइनल ईयर का था। तो ऐसे ही आप बहुत सारे सोलर के बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके फाइनल ईयर के हो, चाहे वो किसी भी ईयर के हो, तो वो आप बना सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप जॉब अप्लाई के लिए जाओगे या फिर कहीं पे भी आप इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, एज वेल एज आपको जो रिज्यूम में है उसका वेटेज भी बढ़ जाएगा, जो सोलर इंडस्ट्री के आप अंदर जाओगे उसके लिए। और दूसरे, आपका जो अभी स्टडी चल रहा है, तो उसके साथ साथ आप पैरेलली आप रिसर्च भी करते रहो, क्या क्या नई चीज़ें चल रही है, क्या क्या इनोवेशन सोलर के अंदर हो रहा है। काफ़ी सारी मैगजीन्स भी आ रही है सोलर के लिए, जैसे कि सोलर क्वार्टर हो गया, या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, और भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सोलर के रिलेटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं वो भी कर सकते हो। और अभी तो मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी ट्रेनिंग एजेंसी भी आ गई है जो आपको सोलर की ट्रेनिंग देते हैं विद इन 15 डेज या फिर 1 मंथ या 3 मंथ्स की ट्रेनिंग भी हो रही है। और गवर्नमेंट भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है PMKVY अंडर के अंदर, प्रधानमंत्री कौशल्य वर्धन योजना के अंदर, सोलह PV इंस्टॉलेशन रिगार्डिंग एक कोर्स है अंदर, वो भी आप कोर्स अटेंड कर सकते हो। और दूसरा जो आप पार्ट है वो आप सोलर इंडस्ट्री के अंदर आप टच में रहो, जो भी आपके सराउंडिंग एरिया है, जहाँ वो GIDC के अंदर कोई सोलर इंडस्ट्री है, तो उसके साथ कोई ना कोई लिंक करके आप उसके टच में रहो कि उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। या फिर आप एक ऐसा हो तो एक
लास्ट ईयर में जो इंटर्नशिप आती है वो आप सोलर के अंदर ले सकते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एज वेल एज ईपीसी के जो कंपनीज ईपीसी कर रहा है, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज दे रहे हो, उसको आप अप्रोच करके उसके अंदर इंटर्नशिप करने की ट्राई करो, तो वो आपको जो रिज्यूम वेटेज है वो भी बढ़ा देगा, एज वेल एज आपको जो भी कंपनी सिलेक्ट करने वाली है, चाहे वो वहाँ पे 100 स्टूडेंट हो, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपको ही मिलेगा कि एज वेल एज आपने जो इंटर्नशिप की है वो सोलर इंडस्ट्री के अंदर ही है, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है जो आपको करियर के लिए हेल्प कर सकती है वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल। आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा अपडेट करते रहो, ताकि जो भी नए नए प्रोफेशनल्स है सोलर के इंडस्ट्री के अंदर, उसके साथ आप कम्युनिकेट करो, तो क्या रहेगा कि आपको इन फ्यूचर जब भी आप पास आउट हो या फिर जब भी आपको कोई रिक्वायरमेंट हो सोलर के अंदर या फिर जॉब की रिक्वायरमेंट हो, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट करके वहाँ से आप जॉब के लिए कनेक्ट हो सको। एंड जो मैं बेसिकली करता हूँ यहाँ पे मेरी इंडस्ट्री के लिए जो भी अपडेट एंड इनोवेशन के में जानने की ट्राई करता हूँ, वो मैं बेसिकली जो भी इवेंट्स होते हैं या फिर एग्जीबिशंस होते हैं या वेबिनार्स होते हैं सोलर रिलेटेड, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करता हूँ, तो उससे क्या पता चल जाता है कि जो भी इनोवेशन क्या चल रहा है मार्केट में, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और अभी जो मार्केट है वो पैसा बढ़ रहा है, और इन फ्यूचर क्या नया नया चीज़ें आने वाली है इस सेक्टर के अंदर, एज वेल एज जो नए नए सेक्टर्स डेवलपिंग हो रहे हैं उस सेक्टर के अंदर। तो मैक्सिमम आप ट्राई करो कि अभी तो देखो ये कोरोना है, इसकी वजह से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन विद इन 2 या 1 या 2 ईयर्स के अंदर एग्जीबिशंस काफ़ी सारे होने वाले हैं, तो आप ट्राई करो कि एग्जीबिशन के अंदर आप पार्टिसिपेट करो, एज वेल एज जो भी इवेंट्स हो रहे हैं सोलर के रिलेटेड या फिर वेबिनार हो रहे हैं उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करो, राइट। एंड ऑल मैंने जैसे कि ये सारी एक्टिविटी आप बताई, तो फिर एक बार ये एक्टिविटीज़ के आप पार्ट बन जाओगे, आप रेगुलर करने लगोगे, तो मेक श्योर कि इसके अंदर आपका करियर अच्छे से बन ही जाएगा, क्योंकि मैं जो बेसिकली मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये मेरे एक्सपीरियंस से ही है, कहीं से भी लिखे नहीं है या फिर कहीं से पढ़े हुए नहीं है, मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं बेसिकली मैं 2015 से मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट था सोलर इंडस्ट्री के अंदर, और 2017 के जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो 17 से मैंने डायरेक्ट पहली जॉब भी मेरी सोलर में थी, तो यही सारी चीज़ें मैंने फॉलो की है, तो यहीं से मेरा काफ़ी सारा अच्छा सा आउटपुट मिला है मुझे, तो मेक श्योर कि ये भी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो करियर के लिए है वो एक अच्छा सा बूस्टअप मिल जाएगा। सो बेसिकली मैं काफ़ी सारा इनोवेशन के बारे में बात अभी कर चुका हूँ, तो अभी बेसिकली क्या क्या इनोवेशन हो गया है सोलर इंडस्ट्री के लिए और क्या क्या चल रहा है। तो सबसे पहला जो फोटो आप देख रहे हैं वो सोलर पॉन्ड का है, मतलब जो वाटर बेस्ड है सोलर, कहीं पे भी पॉन्ड है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हमारे इंडिया में लगा हुआ है ये एक प्लांट। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी क्या है कि ये काफ़ी सारी स्पेस सेव करती है, जो लैंड की कॉस्ट होती है वो काफ़ी सेव हो जाती है, क्योंकि हमें नई लैंड है वो एक्वायर नहीं करनी पड़ती, और उसकी जो कॉस्ट होती है वो करोड़ों में होती है, क्योंकि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं मेगावाट स्केल्स के, उसकी लैंड की कॉस्ट ही बहुत बड़ी उसमें इफेक्ट करती है। तो जो पॉन्ड होती है उसका जो वाटर होता है वो मतलब कंटिन्यूस फ्लो में नहीं रहता, वो एक स्टैटिक होता है, तो उसके अंदर हम पावर प्लांट्स डाल के वहाँ पे काफ़ी सारी लैंड होती है वो सेव कर सकते हैं, और उसमें जो पैनल की कूलिंग होती है वो भी बढ़ जाती है, एज वेल एज आउटपुट भी कंपेयर टू लैंड वाले पावर प्लांट्स के अच्छा मिलता है। दूसरा जो पावर प्लांट्स है आप सभी लोगों ने मेक श्योर देखा ही होगा, जो बड़ौदा में है और काफ़ी सारे बनासकाठा और काफ़ी सारे गुजरात में भी है, एज वेल एज पंजाब की साइड भी है। जो कैनाल बेस्ड पावर प्लांट्स है वो भी एक इनोवेशन का ही पार्ट है, वो हमारे यहाँ गुजरात में ही सबसे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में डाला हुआ है। इसके अंदर बेसिकली इसका एडवांटेजेस भी सेम ही है कि इसमें लैंड सेव करता है, ये लैंड की कॉस्ट है वो सेव करता है, एज वेल एज जो कैनाल का जो पानी है वो बाष्पीभवन हो जाता है, वो नहीं होता है, पानी भी सेव हो जाता है, और जो पैनल की कूलिंग होती है जैसे कि ये पूरा पूरा सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो उसमें हीटिंग के भी चांसेस ज़्यादा होता है। तो कैनाल के टॉप पे हम डालेंगे तो जो कूलिंग है वो भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, एज वेल एज हमारा आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। जो फोर्थ फोटो है जो एक कार है उसके ऊपर है सोलर पैनल के अंदर, वो सोलर रोड का है। तो नेदरलैंड एंड काफ़ी सारी फॉरेन ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये डेवलपिंग हो रहा है सोलर रोड,
तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी क्या है कि बेसिकली जो रोड्स होते हैं उसके ऊपर सोलर पैनल्स डाली हुई है, और उसी के ऊपर से हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम जो वहाँ पे जैसे कि स्ट्रीट लाइट के पोल होते हैं, वहाँ पे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे के काफ़ी सारी एनर्जी कॉस्ट है वो सेव कर सकते हैं, और काफ़ी सारी जो स्पेस है वो भी सेव कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि सोलर ट्री यहाँ पे दांडी में डाला हुआ है, नवसारी के पास है ये, वहाँ वहाँ का ही ये फोटो है। ये सोलर ट्री क्या है कि कम स्पेस में काफी सारे जो प्लांट्स होते हैं वो डाल सकते हैं हम। मतलब जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जो कन्वेंशनल प्लांट होते हैं सोलर पावर प्लांट्स के, उससे काफी सारे स्पेस ये सेव करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि एक 1 किलोवाट में 100 स्क्वायर फीट जगह अगर नॉर्मल प्लांट को लगती है, तो सोलर ट्री में उसका 10th पार्ट लगता है, मतलब 10 स्क्वायर फुट में ही ये पूरा पूरा ट्री आ जाता है 1 किलोवाट का। तो बेसिकली जो हमें 10 टाइम्स ज़्यादा स्पेस चाहिए नॉर्मली प्लांट से, तो ये काफ़ी सारी को लैंड की कॉस्ट सेव करती है, एज वेल एज उसको जो मेंटेनेंस है वो भी कम रहता है, क्योंकि ये सभी पैनल्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, तो हम उसको मेंटेनेंस करने में आसानी रहते हैं। और जो फिफ्थ फोटो है, जो बड़ा सा एक बिल्डिंग है, उसको हम BIPV टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो एक बॉम्बे में ही डाला हुआ है रिसेंटली, विद इन 3 मंथ्स के पहले ही है, पहले का ही फोटो है ये। तो एक बिल्डिंग के अंदर जो पोस्ट एरिया होता है, जैसे कि बॉम्बे हो गया या फिर दिल्ली हो गया, वहाँ पे क्या रहता है कि जो रूफ का ऊपर रूफ स्पेस है वो काफ़ी कम रहती है, लेकिन जो बिल्डिंग का सामने वाला स्पेस है वो बहुत बड़ा रहता है। तो उसके सामने वाले स्पेस पे ही हम अगर सोलर पैनल डाल दे, तो काफी सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के चांसेस होते हैं, भले ही वो हम रोज स्पेस जितना आउटपुट ना मिल सके, लेकिन जहाँ पे एरिया की बहुत कम है वहाँ पे ये काफी सारा पॉपुलर अभी हो रहा है। सो बेसिकली ये ऑल अराउंड मेरा प्रेजेंटेशन था। उसमें भी अभी कहीं पे भी आपको क्वेश्चन आंसर हो या फिर कहीं पे भी आपको फर्दर कोई डिटेल्स जाननी हो, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी और लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप कहीं पे भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अभी हम ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड। Hello, Jitnesh. यस सर। Basically, all students are on the live stream, so they are not in this particular meeting. So, सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। hello. हेलो। Basically, all students are connected in the stream, so they cannot write their answers. They are not in meeting. ओके ओके। Yes, yes, तो yes. बेसिकली किसी को क्वेश्चन होगा तो वो किस तरह से पूछेंगे? So that is in a Facebook page, and you can give the answer from the Facebook page. ओके ओके सर, नो इश्यू नो इश्यू। सो बेसिकली अभी किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो या फिर फेसबुक पेज से अगर आप क्वेश्चन ले सकते हो सर, तो इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर मी। That's it. Sir, there is no questions in the Facebook link. ओके ओके सर। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया है, और आप भी अपने स्टूडेंट के साथ मेरा नंबर शेयर कर सकते हो, उसको फर्दर कहीं पे भी करियर के रिलेटेड या फिर कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो वो कभी भी मेरा कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसको पूरी पूरी कोशिश करूँगा उसको गाइड करने की, एज वेल एज उसको पूरी पूरी हेल्प करने की। Okay. Okay. So you are giving any other presentation right now? Or you नो done? सर, ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया है सर। Okay. Or you want to further, you want to add something? बेसिकली यही है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है इस प्रेजेंटेशन में,
और जो हमारा मेन टॉपिक है इस प्रेजेंटेशन में, कि आपको इस सेक्टर के अंदर करियर कैसे बनाना है, राइट। ये टेक्निकल चीज तो आप कहीं से भी सीख सकोगे, लेकिन जो मेन पार्ट है, आपको इस सेक्टर के अंदर क्यों आना है और किस तरह से बनोगे आप इस सेक्टर का पार्ट। तो मैंने जैसे कि बताया कि इस सेक्टर में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी इंडिया में काफ़ी सारा इनोवेशन भी चल रहा है। तो आप कोई ना कोई रिसर्च अभी से स्टार्ट कर दो, अपनी जो फैकल्टीज है उसकी हेल्प लो, या फिर लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स पड़ी हुई है यहाँ यूनिवर्सिटी में हमारी, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। और कहीं पे भी मेरी भी रिक्वायरमेंट हो तो मैं भी आपके साथ हेल्प करूँगा। एंड जो अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए, अगर आपको इस सेक्टर में करियर बनाना हो, तो आपको जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, या फिर प्रोजेक्ट हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप किसी ना किसी प्रोजेक्ट के एक टॉपिक निकाल के उसके ऊपर वर्कआउट करना चालू कर दो। तो अभी से क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ सेक्टर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड एट द एंड ऑफ योर कॉलेज डेज आपको कहीं ना कहीं जॉब करने की चांसेस मिल जाएगी, या फिर आप अपना बिजनेस में भी आप काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हो। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लेके अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छा करियर बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहला मैंने क्या किया था, मेरी जो अपनी जर्नी है, मैंने 2017 से मैं पास आउट किया था बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जो मेरा पार्ट था, मैंने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मैंने सोलर ड्रोन के ऊपर बना दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं पे भी मैं जॉब के लिए जाता हूँ या फिर कहीं भी होता है, तो क्या होता है कि जो मेरा वेटेज है सोलर के लिए वो बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सोलर के अंदर थोड़ा बहुत रिसर्च है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है और थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है कि दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में आपके जॉब लगने के लिए, राइट। और जो 17 के पास आउट होने के बाद सबसे पहले मैंने सोलर के अंदर ही जॉब ले ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक सेक्टर में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एज वेल एज इन द सेंस ऑफ जॉब एज वेल एज बिजनेस। तो सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप की थी थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद ट्रेनिंग भी ली थी मैंने सोलर के अंदर, स्पेशली जो PMKVY के अंदर मैंने आपको बताया, उसके अंदर ही मैंने ट्रेनिंग ली हुई थी राजकोट के अंदर। अभी तो काफ़ी सारे ऑल ओवर इंडिया में मिल रही है, तो आप जिस सिटी से हो या फिर जिस अभी आप लोकेटेड हो वहाँ से भी आप लोकली ले सकते हो। एज वेल एज ऑनलाइन भी काफ़ी सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब में हो गया या फिर यूडेमी हो गया। यूडेमी में भी काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज है, तो उसको भी आप बाय करके उसको भी आप अटेंड कर सकते हो। सो बेसिकली ये एक इंटर्नशिप और ट्रेनिंग का पार्ट है। उसके बाद आप जैसे इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो या फिर किसी के किसी सोलर का प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो अपडेट करते रहना है। जैसे ही आप अपडेट करते रहोगे, तो क्या है कि जो भी सेक्टर के नए नए पीपल्स है, जो भी उसका जो एक्सपर्ट्स है, उन लोगों के साथ आप जुड़ते जाओगे, उसके साथ कम्युनिकेट करने की ट्राई करो, जो भी क्वेश्चन है आपके उसके साथ शेयर करो। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या भी प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हो, बेसिकली जो भी आप इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, करने वाले हो, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर एक सेक्टर में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, अगर वो प्रॉब्लम आप सोल्व कर रहे हो, तो वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको पूरे की पूरी हेल्प करने की ट्राई करेगा। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊं, तो मेरा जो अभी रिसर्च चल रहा है सोलर पैनल क्लीनिंग के ऊपर, जो अभी सेक्टर में बहुत बड़ा चैलेंजेस है वो क्लीनिंग का है, राइट। दूसरा कोई मेंटेनेंस सोलर में होता नहीं है, सिर्फ क्लीनिंग मेंटेनेंस रहता है। तो अभी ये सेक्टर चैलेंज है कि अभी जो नॉर्मल पीपल क्या करते हैं कि मैन्युअल क्लीन करते हैं, या वाइपर से या फिर दूसरे कोई मेथड से। तो मैनुअल में क्या होता है कि टाइम भी ज़्यादा लगता है, मैन पावर भी ज़्यादा लगता है और मनी भी ज़्यादा वेस्ट होते हैं। तो अभी मैं उसको पूरी पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि फुल्ली ऑटोमेटिक ये हो जाए, विद इन 2 to 5 मिनट्स में ये पूरा का पूरा प्लांट क्लीन हो जाए। ऐसा में कुछ रिसर्च मेरा अभी चल रहा है। तो अभी कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उसको सॉल्यूशन करने की ट्राई करो, तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, चाहे वो लिंक्डइन में हो या फिर कहीं पे भी आपको वेबिनार में या फिर एग्जीबिशन में आपको मिले होंगे, तो वो आपको हेल्प करने की पूरी पूरी ट्राई करेगा, एज वेल एज आपको करियर के लिए भी प्रेफरेंस मिल जाएगा, चाहे वो बिजनेस हो या फिर जॉब हो। अगर आप इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्रॉब्लम आप सोल्व कर पाए, कर देंगे विद इन शॉर्ट टाइम में, तो क्या होगा कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, एज वेल एज जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात है कि आप
नेटवर्क बनाऊं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो सोलर के एक्सपर्ट्स होते हैं उसके अंदर नेटवर्क बनाओ। जितना बड़ा नेटवर्क होगा आपका, उतना ही बड़ा आपका जो जॉब के चांसेस है या फिर बिजनेस के चांसेस है वो बढ़ते जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट दिस सेक्टर। अगर आपको फर्दर कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपको नोट पार्ट ऑफ द वेबिनार मैं कभी भी आपको आंसर देने के लिए पूरी पूरी ट्राई करूंगा। अब मेरा यहाँ पे नंबर डाला हुआ है या मेल आईडी भी है, आप कभी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। Sir, there is one question about the student that how यस। to approach any industry for the internship. ओके ओके, हाउ टू अप्रोच एनी इंडस्ट्री। तो किसी भी आपको मानो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, पारुल यूनिवर्सिटी के पास ही वाघोड़िया जीआईडीसी में ग्रीन ब्रिलियंस करके एक सोलर की कंपनी नहीं है, तो उसको अप्रोच करना है तो सबसे पहला पार्ट होता है जो अभी ऑनलाइन आपको कैसे अप्रोच करना है। जैसे कि उसके ग्रीन बिलियंस की आप गूगल पे वेबसाइट सर्च करोगे तो उसका एक वेबसाइट पेज आपको मिल जाएगा। तो वेबसाइट पेज के अंदर एक करियर नाम का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपका जो रिज्यूमे है वो डाल दो, और अदरवाइज वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया होता है। तो कॉन्टेक्ट नंबर से आप उसको इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर मैं पारुल यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ या फिर XYZ यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ। मैं क्या आपकी इंडस्ट्री, आपकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इंटर्नशिप कर सकता हूँ। तो बेसिकली आप एक ऐसा रिक्वेस्ट करोगे, या फिर जैसे पेंडेमिक खत्म होता है तो उसको फिजिकली मीट करोगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ 10 वन इंडस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करने के चांसेस मिल जाएंगे। और फर्दर अगर आपको ना मिले तो मेरा भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं भी कहीं ना कहीं मेरे नेटवर्क रहता है ऑल ओवर गुजरात में और ऑल ओवर इंडिया में, तो मैं भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर दूंगा। Sir, the next question is the manufacturing of the solar. Okay. हम्म। So which type of courses are there for the manufacturing of solar panels? विच टाइप ऑफ। Courses that how to enroll that course to manufacturing of solar panel or anything ओके else ओके regarding. ओके ओके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आपको आगे बढ़ना हो तो वो कौन से टाइप का आपको कोर्स करना चाहिए, राइट सर? Yes, right, right. ओके सर, ओके। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सोलर में मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बेसिकली जो बुक्स होती है, चेतन सिंह सोलंकी एक जिसको इंडिया का सोलर मैन कहा जाता है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसको बुक्स है एक सोलर के रिलेटेड। मैं सर को उसका नाम भी शेयर कर दूंगा बाद में, आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। ये बुक्स एक ऑथेंटिक बुक है जो इंडिया की, इसको सोलर की भगवत गीता या बाइबल या कुरान जो भी बोलो वो कह सकते हो आप। वो बुक आप अगर डीपली स्टडी कर लोगे तो मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इंस्टॉलेशन एज वेल एज ऑल ओवर सोलर का पूरा पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट कि आपको कोर्स अगर करना है तो यूडेमी में भी काफ़ी सारे कोर्सेज है। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि क्या मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा पार्ट है कि आपको प्रैक्टिकली सीखना होता है, उसमें कोई थियोरेटिकल चीज़ें नहीं है। थियोरेटिकल चीज़ है वो आपको बुक से मिल जाएगी, लेकिन जो मेन नॉलेज है वो आपको फिजिकल इंडस्ट्री में जाके ही आपको पता चल जाएगा। और तो बेसिकली आपको अगर इंटर्नशिप करना हो तो मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सारे सेटअप्स है बड़ौदा में, अहमदाबाद में और बड़ी बड़ी सिटीज़ में, आप वहाँ उसे कांटेक्ट कर सकते हो। So the next question is there any condition to start our solar business that you have to need this certificate, you need this certificate for that? इट्स डिपेंड कि आप कौन से सब पार्ट में जाता चाहता हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर इंस्टॉलेशन में हो। काफ़ी सारे बिजनेस के स्कोपीज है, जैसे कि इंस्टॉलेशन में आपको कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन हाँ अगर आपने ट्रेनिंग ली है या फिर आपने कहीं से एक्सपीरियंस लिया होता है तो वो बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग और विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते ये चीज़ें। क्योंकि इसमें क्या है कि एक बार आप बिजनेस में पार्ट ऐसा है कि एक बार आपका जो नाम है वो अगर काम खराब हो गया तो दूसरे बार आपको मिलने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो बेसिकली मेरा सजेशन ये है कि उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता बिजनेस के लिए। जो बेसिक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहते हैं, जैसे कि GST हो गया, उद्योग आधार हो गया, वो सब रहते हैं।
अगर आप बड़ा प्लानिंग कर रहे हो कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का, तो उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट रहते हैं, जैसे कि BIS सर्टिफिकेट, और भी गवर्नमेंट के जो सोलर रिलेटेड जो सर्टिफिकेट रहते हैं वो रहते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले आप कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर लो, या फिर जॉब का 1 आध 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो। उसके बाद अगर आप जाना चाहोगे अपने खुद का बिजनेस में, तो काफ़ी सारा आपको मार्केट भी का भी नॉलेज मिल जाएगा, एज वेल एज आपको किस तरह से बिजनेस करना है वो भी पता चल जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। सर आप कुछ और ऐड करना चाहोगे रिगार्डिंग दिस? बेसिकली जो बिजनेस का पार्ट है उसमें काफ़ी सारे स्कोप है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी मार्केट में इंस्टॉलेशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं, यंगस्टर्स आ रहे, यूथ आ रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन काफ़ी ऐसा बिजनेस है कि आप विद इन 6 मंथ्स में अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इंस्टॉलेशन एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो भी यूथ है वो काफ़ी सारा इसमें इन्वॉल्व है, और आगे भी इसका काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो MNCs होती है, वो खुद नहीं करती इंस्टॉलेशन, वो सब कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप बड़ी कंपनी का एक सब कॉन्ट्रैक्ट ले लो अपनी सिटी के लिए, चाहे चाहे वो बड़ौदा हो, सूरत हो, जिस सिटी से आप हो वहाँ के एक सब कॉन्ट्रैक्ट ले लो इंस्टॉलेशन के लिए, और आप अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको काफ़ी सारा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। उसमें क्या होता है कि मिनिमम आपको 4 to 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है। तो वो बेसिकली ऐसे ही नहीं हो जाता है। इंस्टॉलेशन आप विद इन 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेके आप कर सकते हो। दूसरा भी काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि क्लीनिंग का मैंने बोला कि उसमें भी बहुत ह्यूज स्कोप है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है, ये क्या है कि काफ़ी कम लोगों को पता है, या फिर कोई सोल्व नहीं करना पाता। अगर आप ये प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे तो उसमें भी काफ़ी बड़ा स्कोप है। एज वेल एज बहुत सारी इनोवेशन चल रहे हैं, तो आप कोई इनोवेशन करके भी आप बिजनेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कैनल टॉप प्लांट, या फिर पॉन्ड टाइप सोलर पावर प्लांट। तो ये इनोवेशन का ही एक पार्ट है। जैसे कि मैं आप एक इनोवेशन करते हो, आप एक पेटेंट आपने अपनी करवा ली, तो उसके बाद आपको बिजनेस के लिए एक रॉयल्टी मिलती जाएगी, और आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। सो बेसिकली बिजनेस के लिए तो क्या है कि बहुत बड़ा स्कोप है, एज वेल एज जॉब के लिए भी स्कोप है। तो सबसे पहला मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 6 महीने का या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस लो। उसके बाद ही आप जो भी, चाहे बिजनेस करना हो या फिर करियर में आगे बढ़ना हो, तो उसके बाद ही करो आप। बिजनेस तो बहुत क्रिटिकल पार्ट है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, या फिर मैन पावर मैनेजमेंट हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो। तो काफ़ी सारे कंपोनेंट और फंक्शंस है, उसको आपको देखने हैंडल करने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि आप मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस लोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, किस तरह से मैन पावर को हैंडल करना है, किस तरह से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। Okay, sir. Uh, there is another one question regarding the inverter. ओके। That the inverters are used in the solar panels, or are manufactured by India or import by India? यस सर, इन्वर्टर है या फिर सोलर पैनल ले लो, वो जो बेसिकली जो मेन रॉ मटेरियल है वो आउट ऑफ कंट्री से ही आते हैं, चाहे वो वियतनाम हो गया या फिर चाइना हो गया। तो बेसिकली जो रॉ मटेरियल है वो फॉरेन से ही आता है। यहाँ पे सिर्फ असेंबल होता है अभी तक। लेकिन अभी जैसे ये पेंडेमिक में चाइना बेंस का काफ़ी सारा विरोध हो रहा है, चाइना का, तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी अभी ओपन हो गई है इंडिया के लिए। और जो चाइना के मटेरियल्स है उसमें भी हम काफ़ी सारे सोलर सेक्टर के अंदर भी बैन लगा रहे हैं, या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। तो इन्वर्टर के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम चाइना को कम्पीट करने के लिए हमें अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो चाइनीज़ लोग है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे से काफ़ी अच्छे और बेटर अपग्रेडेशन वाले, इनोवेशन वाले हैं, राइट। तो उसमें हम काफ़ी सारा रिसर्च करके हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही हम इन्वर्टर या फिर पैनल्स नहीं बना सकते। तो कोई भी कंपोनेंट सोलर का हो, मेन कंपोनेंट इन्वर्टर हो गया या पैनल हो गया या सोलर सेल्स हो गए, वो मेन रॉ मटेरियल है वो आउट ऑफ कंट्री से आता है, और असेंबल इंडिया में होते हैं। Okay. Okay. Any other thing that you want to add?
बैकवर्ड, देखो अभी जो ये स्कोप है, जो चाइना का बेंच अभी चल रहा है, तो उसमें इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा वो खुल गई। क्यों? क्योंकि जो अभी टेंडर्स है, जो कहीं न कहीं चाइनीज़ कंपनी इन्वॉल्व होती थी अभी तक, जो इंडिया में या फिर कहीं भी और भी सेक्टर में, चाहे वो सोलर हो या फिर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उसमें अभी काफ़ी सारे टेंडर में और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी बेंच चल रहा है। तो जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स बड़े-बड़े आएँगे, जैसे कि मैंने आपको बताऊँ कि यहाँ पे धोलेरा है, स्मार्ट सिटी बनने वाला है, वहाँ पे 5000 मेगावाट का एक पावर प्लांट आने वाला है। तो उससे हमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको और हमारे लिए काम करने के लिए। तो जो ये चाइना बैंड है, उसमें हमारे लिए, इंडिया के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। और एक नया चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी जो गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड। मतलब जो पूरी वर्ल्ड है उसको सोलर से इंटीग्रेट कैसे करें, राइट? ये पूरा पूरा इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, वन 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 सर्ड एंड वन ग्रिड, बराबर। तो उसके अंदर पूरा पूरा वर्ल्ड एक इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। और इंडिया के लिए एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी बड़े बड़े चांसेस है। जो भी कंट्रीज है जो उसके अंदर अभी सोलर का इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है, वहाँ पे हम एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये स्कीम, ये योजना आएगी, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, तो ये योजना के तहत क्या हो किया जाएगा कि जितने भी कंट्रीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वहाँ से हम ग्रिड को इंटरकनेक्टेड कर देंगे। तो जो भी सोलर के लिए स्कोप है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो पूरा पूरा वर्ल्ड का इंटीग्रेट होगा ग्रिड के अंदर, वो सोलर के बेस ही होगा, कोई और नहीं। चाहे अगर होगा तो वो फिर क्या होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज भी होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज ही होंगे, जैसे कि विंड हो गया या फिर दूसरे दूसरे और रिन्यूएबल सोर्सेज। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि विंड और ये सारी टेक्नोलॉजी सभी जगह पे नहीं चल सकती। लेकिन सोलर ऐसा चीज है, जहाँ पे भी सनलाइट है वहाँ पे सभी जगह पे चल रहा है। लेकिन विंड की जो स्पीड है वो सभी जगह नहीं चल सकती। एंड सोलर ऐसी चीज है जो हम सिटीज एरिया में एज वेल एज रूरल एरिया में भी चल सकती है। तो सोलर के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई है कि हम एक्सपोर्ट में काफ़ी सारा अच्छा कर सकते हैं। और रिसेंटली एक अपडेट मैं आपको बताऊं कि अदानी ने 8 गीगावाट का एक टेंडर अपने हाथ में ले लिया है। 8 गीगावाट मतलब 8000 मेगावाट, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेंडर है। तो अदानी जो सोलर की है, अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी नंबर वन कंपनी बन गई है। तो ये एक काफ़ी हमारे लिए पॉजिटिव थिंक है कि इंडिया की एक कंपनी है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन रही है अभी। और भी कंपनी ऐसे है जो उसके कंपटीशन में है, जो अभी वर्ल्ड के नंबर वन बनने की ट्राई कर रही है। और रिलायंस ने भी, जैसे ही हम ये एजीएम हुआ, लास्ट एजीएम, उसमें ये अनाउंस किया था कि वो भी रिन्यूएबल सेक्टर में आ रही है। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को अभी इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, चाहे वो छोटे से छोटा लोग है वो, और बड़ी से बड़ी कंपनियां हो। रिलायंस जैसी कंपनियां भी अगर इसमें कुछ ना कुछ कर रही है, तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर। Okay, sir. There is no question from my side. और कोई क्वेश्चन? सॉरी सर। There is no question from my side. ओके ओके। So I am very thankful to you, Mr. Jignesh sir, and I'm very pleasant to share one thing, that you are the alumni of the Parul, that you have completed your BTech from the Parul University. That is the very big thing about for the university. And I am very much thankful to you on behalf of Electrical Engineering Department of PIT, Parul University. Thank you, sir. यस, यस सर, थैंक यू वेरी मच।